वेलकम टू हॉरर वाली दुनिया। आज मैं तुम्हें एक ऐसी रात की कहानी सुनाने वाला हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरा नाम राहुल है और मैं हमारे गांव दूधपुर का रहने वाला हूं। गांव के पूरब में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में बचपन से सुनता आया था। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में रात को मत जाना। वहां जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अब तुम सोचोगे कि क्या ऐसी जगह मैं कभी जाता? नहीं जाता। पर मेरे दो दोस्त हैं, चंपू और मोती। और जब चंपू की जिद पर आ जाए तो इंसान कहां कहां नहीं पहुंच जाता। चंपू बहुत बातें बनाता है और मोती उतना ही डरपोक है। पर उस दिन हम तीनों ने मिलकर वो काम कर दिया जो पूरे गांव में किसी ने कभी नहीं किया था। बात उस दिन की है जब हम गांव के चौपाल पर बैठे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। गर्मी बहुत थी और बोरियत भी। चंपू ने अचानक गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो उस हवेली में रात बिताएगा और कोई हिम्मत है तो साथ चले। मैंने उसकी बात सुनी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो हवेली जो पिछले 50 सालों से बंद थी, वो हवेली जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात में आत्माएं घूमती हैं, वो हवेली जिसके पास से गुजरते वक्त हर कोई अपनी नजरें नीची कर लेता था। मोती ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, वहां नहीं जाऊंगा। घर में अम्मा अकेली है। मैं समझ गया असली बात। अम्मा की आड़ में वो खुद डर रहा था। पर चंपू की जिद के आगे आखिरकार हम दोनों को झुकना पड़ा और शाम को सूरज ढलते ही हम तीनों उस हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ते में गांव की गलियां एकदम सुनसान थीं। जो भी मिला उसने हमें रोकने की कोशिश की। रामू काका ने कहा, कहां जा रहे हो इस वक्त? अंधेरा होने वाला है। मैंने उन्हें टाल दिया। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी। मोती के हाथ पहले से कांप रहे थे और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। चंपू आगे आगे चल रहा था और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, सब बकवास है, हमारे बाप दादाओं ने बचाने के लिए डराया हुआ है। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा पुराना जंग खाया हुआ था। जैसे ही मैंने उसे धकेला तो जोरदार चरमराहट की आवाज आई। मोती ने मेरी बांह इतनी जोर से पकड़ ली कि मुझे दर्द हो गया। हम अंदर घुसे। हवेली के अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गईं। चारों तरफ टूटे हुए खंभे, दीवारों से लटकती जाली, फर्श पर जमी मोटी धूल और ऊपर छत पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले। हर कदम पर फर्श चरचराता था। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी एक पतली सी लकीर बनाती थी। एक कोने में एक पुरानी टूटी कुर्सी पड़ी थी जिसे देखकर मुझे लगा जैसे कोई अभी यहां बैठा था। हम मुख्य हॉल में आकर रुके। चंपू ने अपना बड़ा सा झोला नीचे रखा और बोला कि यहीं रात बिताएंगे। मैं उसकी हिम्मत देखकर थोड़ा आश्वस्त हुआ। तभी ऊपर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। मोती ने चीख मारी और चंपू का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई पर कुछ दिखा नहीं। चंपू ने खुद को संभाला और बोला कि कोई चमगादड़ होगा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। ओ, वो चाहे कितना भी छुपाए। थोड़ी देर बाद हम तीनों एक कोने में बैठ गए। मोती ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम जपने लगा। चंपू अब उतना बड़बोला नहीं रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा था और बाहर से रात के कीड़ों की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर सब शांत रहा। तभी कमरे के एक कोने से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। नीले रंग की एक धुंधली सी आभा जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं चाहता था उठकर भागूं, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो आकार एक बुजुर्ग आदमी का था, सफेद कुर्ता पजामा पहने, उस सिर पर साफा बांधे और चेहरे पर एक दुखी सी मुस्कान। मैं हिल नहीं सका। चंपू का हाथ मेरे कंधे पर था और उसकी उंगलियां मेरे कंधे में गड़ रही थीं। मोती की आंखें फटी हुई थीं और वो धीरे धीरे उठकर भागने की कोशिश करने लगा, पर उसके घुटने इतने कांप रहे थे कि वो एक कदम भी नहीं चल पाया। तभी उस आकृति ने बोलना शुरू किया। आवाज गहरी थी पर डरावनी नहीं थी। उसमें एक थकान थी।
जैसे कोई बहुत लंबे समय से इंतजार करता रहा हो। उसने कहा कि डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहां पिछले 50 सालों से अटका हुआ हूं। मेरा नाम रामदीन है और यह हवेली मेरी थी। मैं हैरान था। यह भूत तो हमसे बातें कर रहा था, बिल्कुल किसी बुजुर्ग की तरह। मोती धीरे से दोबारा बैठ गया। चंपू ने हिम्मत करके पूछ लिया कि आप यहां क्यों अटके हैं? रामदीन जी की आवाज में दर्द था। उन्होंने बताया कि जब वो जीवित थे तब उन्होंने हवेली के पिछले कमरे में एक संदूक में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई छुपाई थी। उनकी मृत्यु इतनी अचानक हुई कि वो किसी को बता नहीं पाए। उनकी एक बेटी थी जो शहर में थी और बहुत गरीबी में जी रही थी। उनकी अधूरी इच्छा थी कि वो पैसे उनकी बेटी तक पहुंचे, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने उनसे पूछा कि बेटी कहां है और संदूक कहां है। उन्होंने बताया कि संदूक हवेली के पिछले कमरे में पुरानी दीवार के नीचे दबा है और बेटी का नाम कमला है, जो पास के शहर रामगढ़ में रहती है। उन्होंने कहा कि वो उसका पता मुझे बता देंगे, पर पहले मुझे वादा करना होगा कि मैं वो संदूक उनकी बेटी तक पहुंचाऊंगा। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरी आंखें भर आईं। एक बाप जो मरने के बाद भी अपनी बेटी की ही फिक्र में यहां अटका था। मैं एक पल के लिए अपना डर भूल गया। मैंने हाथ जोड़कर वादा किया। चंपू और मोती भी खड़े हो गए और उन्होंने भी वादा किया। रामदीन जी की आंखों में नमी थी, भले ही वो भूत थे। उन्होंने हमें पिछले कमरे का रास्ता बताया। हम तीनों उस कमरे में गए। रास्ते में एक टूटी सीढ़ी थी और एक पुराना आईना था जिसमें हमारी परछाएं दिख रही थी। मोती ने उस आईने से नजरें चुरा ली। दीवार के पास फर्श थोड़ा उखड़ा हुआ था। चंपू ने पास में पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और खोदना शुरू किया। मैं और मोती टॉर्च पकड़े खड़े रहे। थोड़ी देर बाद एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के, पुराने नोट और कुछ जेवर थे। चंपू की आंखें चमक उठीं, पर हम तीनों को पता था कि यह हमारा नहीं है। जब हम वापस मुख्य हॉल में आए तो रामदीन जी वहीं खड़े थे। उनका चेहरा शांत था। उन्होंने कमला का पता बताया और कहा कि यह काम करके तुम तीनों ने मुझे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें मुक्ति मिलेगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जैसे ही वो संदूक कमला के हाथों में पहुंचेगा, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। धीरे धीरे वो नीली आभा कम होने लगी और रामदीन जी का चेहरा धुंधला पड़ने लगा। जाते जाते उन्होंने इतना जरूर कहा कि बच्चों, डर के पीछे हमेशा कोई सच्चाई छुपी होती है। जरूरी है कि तुम उस सच्चाई से मुंह न मोड़ो। और फिर वो गायब हो गए। हवेली एकदम खाली और शांत हो गई। बाहर से हवा का एक ठंडा झोंका आया, जैसे कोई राहत की सांस ले रहा हो। अगले दिन हम तीनों उस संदूक को लेकर रामगढ़ गए। कमला जी एक छोटे से घर में रहती थीं। दरवाजा खटखटाया तो एक थकी हुई सी औरत बाहर आई। जब हमने उन्हें उनके पिता रामदीन जी की बात बताई और संदूक दिया तो उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा लगता था कि उनके पिता उनके पास हैं, मगर कभी कभी रात में उनकी आवाज सुनाई देती थी। शायद वो उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। संदूक देखकर उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और उनकी उंगलियां कांप रही थीं। उस रात जब हम वापस गांव लौट रहे थे तो मोती बोला कि अब वो कभी नहीं कहेगा कि भूत नहीं होते। चंपू चुप था। शायद पहली बार उसके पास कहने के लिए कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं। और मैं सोच रहा था कि उस रात हम तीन दोस्त हवेली में डर लेने गए थे, पर हम वहां से कुछ और लेकर आए। एक बुजुर्ग की अधूरी इच्छा पूरी करके, एक बेटी को उसके पिता का प्यार पहुंचाकर और खुद अपने दिल में एक सीख लेकर कि हर डरावनी जगह में कोई ना कोई राज जरूर होता है और हर अधूरी कहानी का एक अंत होता है, बस कोई उसे पूरा करने वाला चाहिए। समाप्त।